हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसको लेकर है। मतलब वो जो वक्फ़ बिल अभी नया पारित हुआ है उसको लेकर न्यूज़ आ रही है कि जो बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कि जो वरिष्ठ वकील हैं या कुछ भी, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं इस बिल को लेकर। और उसके बाद जो अभी नए बने हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है BR गवई, तो उनके द्वारा कुछ बयान आते हैं। इसको हम पूरी वीडियो में देखेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक वक्फ कानून पर CJI BR की गवाही बड़ी टिप्पणी है। उन्होंने टिप्पणी की है अदालतों पर और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है अभी भी, और कपिल सिब्बल ने बहुत सी ऐसी दलीलें दी हैं। तो अब देखिए चर्चा में क्यों है ये न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतिम रोक लगाने की मांग पर सुनवाई हुई थी कि उस पर अंतिम रोक लगाई जाए। मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं कपिल सिब्बल ने कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का एक जरिया बताया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्वेश्चनिंग करी है सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आज मामले पर सुनवाई अभी भी जारी है। अब देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं दायर की गई थी। जब से ये एक्ट बना था उसके बाद से बहुत सारी याचिकाएं दायर हुई थी। सिब्बल ने कानून की विभिन्न धाराओं को उल्लेखित करके उनकी वैधानिकता पर सवाल उठाया। संशोधन कानून 2025 को अनुच्छेद 25 और 25 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। तो उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 25 है, फंडामेंटल राइट है, उसके अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने का भी एक मौलिक अधिकार है। तो इन चीज़ों का उल्लंघन हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। सिब्बल की दलीलें जो है मतलब जारी ही रहेंगी अभी। हालांकि ये इसको अभी तक फाइनल सुनवाई नहीं आई है इस केस पर। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं अभी तक पेंडिंग हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ जो थी सुनवाई कर रहे थे। अब देखिए, सिब्बल ने कानून पर अंतिम रोक की मांग की थी। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा शीर्ष अदालत में 2 और याचिकाएं पर सुनवाई लगी हुई है। मतलब सुनवाई पर वो अभी तक चल रही हैं, जिनमें मूल वक्फ कानून को चुनौती दी गई है और मूल वक्फ कानून 1925 और 2013 को गैर मुस्लिमों के प्रति भेदभाव वाला बताते हुए रद्द करने की मांग करी गई है। हरिशंकर जैन और पारुल खेड़ा की इन याचिकाओं पर भी कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब देखिए, सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कौन सी दलीलें दी थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कई महत्वपूर्ण इसमें अपनी स्टेटमेंट रखी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है। तो उन्होंने जो याचिकाएं के पक्ष में उन्होंने दलीलें दी हैं और उन्होंने कहा है कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये धर्म की जो स्वतंत्रता है उस पर एक अटैक की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो कि धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय का मौलिक अधिकार है और इस कानून के जरिए सरकार इस अधिकार में हस्तक्षेप कर रही है। अब देखिए, दूसरा वो कहते हैं वक्फ की परिभाषा और 5 साल का जो नियम है। सिब्बल ने संशोधित कानून की धारा 3 पर सवाल उठाया है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए शर्त रखी गई है कि व्यक्ति को पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि राज्य को यह तय करने का अधिकार कैसे है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का एक उल्लंघन है। उन्होंने कहा अगर मैं मुस्लिम पैदा हुआ तो मुझे यह साबित क्यों करना पड़ेगा। तो ऐसी उन्होंने दलीलें रखी है कि वक्फ जो कानून है उसमें अगर वक्फ बनना चाहते हो, उसमें अगर आप सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए 5 साल मतलब 5 साल तक आपने इस्लाम को अपनाया हो।
तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो उन्हें फिर ये चीज़ बार बार साबित करने की क्यों ज़रूरत है। वक़्फ़ बाय यूज़र का उन्मूलन मतलब उसका अंत कर देना चाहिए। सिब्बल ने वक़्फ़ बाय यूज़र यानी कि लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के आधार पर वक़्फ़ की मान्यता को ख़त्म करने की प्रावधान की आलोचना करी है। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त थी और इसे हटाना धार्मिक प्रथाओं पर हमला है। कई वक़्फ़ संपत्तियां जो कि सैकड़ों साल पुरानी हैं बिना दस्तावेज के इस आधार पर मान्य हैं और अब इनके लिए दस्तावेज मांगना अव्यावहारिक है। तो अब जो वक़्फ़ संपत्तियां उनके लिए दस्तावेज की मांग करेगी तो उन्होंने कहा कि ये तो अब अव्यावहारिक है, लेकिन जब अयोध्या मामला था तो उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये उनके क्वेश्चंस होते हैं। चौथा है कलेक्टर की शक्ति असंवैधानिक है। सिब्बल ने धारा 3C पर आपत्ति जताई है। कलेक्टर को तय करने का ये अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या सरकारी है। उन्होंने कहा कि यह कलेक्टर को अपने ही मामले में जज बनाता है जो कि असंवैधानिक। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को जैसे ये एक दिया गया था अधिकार कि आपने चेक करना ये वक़्फ़ है या सरकारी संपत्ति है, उन्होंने कहा कि ये तो अपने मामले में वे जज बन चुके हैं कलेक्टर। फिर वक़्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नियुक्ति, इसका भी विरोध किया जा रहा है। सिब्बल ने वक़्फ़ बोर्ड और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान का विरोध करा। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है क्योंकि अन्य धार्मिक समुदाय जैसे कि सिख गुरुद्वारा या हिंदू धार्मिक संस्थान के प्रबंधन में गैर सदस्यों को शामिल करने की अनुमति नहीं है। संपत्ति का अधिग्रहण, सिब्बल ने इसे वक़्फ़ संपत्तियों का रेंगता हुआ अधिग्रहण यानी कि क्रीपिंग एक्विजिशन कहा है, जिसमें सरकार बिना किसी प्रक्रिया के मतलब बिना उचित प्रक्रिया के वक़्फ़ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले रही है। उन्होंने कहा कि यह कानून 200 मिलियन मुस्लिमों की आस्था पर एक हमला है। अन्य धर्मों के साथ भेदभाव, सिब्बल ने तुलना करी कि हिंदू और सिख धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में केवल संबंधित समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जबकि वक़्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना भेदभावपूर्ण है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार उसका उल्लंघन करता है। तो अब देखिए उन्होंने ये चीज़ कही कि जो हिंदू और धार्मिक संस्थानों का जो भी समुदाय बने हुए हैं मतलब उनके जो भी बोर्ड बने हुए हैं तो उसमें सिर्फ उसी धर्म के लोग शामिल हैं, लेकिन जो वक़्फ़ है उसमें आप गैर मुस्लिमों को शामिल कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार उसका उल्लंघन हो रहा है। वक़्फ़ का धार्मिक महत्व, सिब्बल ने कहा कि वक़्फ़ अल्लाह को समर्पित एक संपत्ति है जिसे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि कानून संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है और इसे 200 मिलियन लोगों की आस्था और संस्थीय हनन का करार दिया है। अब देखिए इस पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो टिप्पणी देते हैं अपनी। सिब्बल का जो उतावलापन और सीजीआई गवाही का बड़ा बयान आता है, वक़्फ़ पर आज मायूस होगा मुस्लिम पक्ष। तो सीजीआई ने सिब्बल को भी सुना दिया था, मतलब उनको जवाब दिया था। सीजीआई ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश BR गवाई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इस संबंध में सुनवाई के दौरान सीजीआई गवाई ने कहा कि मामला संवैधानिकता के बारे में है। अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं, इसलिए जब तक आप एक मजबूत मामला नहीं बनाते कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। और सीजीआई ने कहा कि औरंगाबाद में वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, इसको लेकर ये अमेंडमेंट किया गया। 3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी दलील। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी, जिसमें क्या है, अदालतों द्वारा वक़्फ़, उपयोगकर्ता द्वारा वक़्फ़ और विलेख द्वारा वक़्फ़ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। पीठ ने यह कहा था कि पीठ में मतलब कि जो BR गवाई और जो ऑगस्टिन मसीह जो जज थे वो दोनों शामिल हैं। और पीठ ने कहा कि वह 20 मई को पूर्ववर्ती 1995 के वक़्फ़ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने को किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी। मतलब कि जो 20 मई अभी बीत चुकी है उसको लेकर किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया गया है जो कि 1995 के प्रावधानों पर रोक लगाता है। सरकार क्या कहती है, सरकार बोलती है कि नए नए मुद्दे ला रहे हैं याचिकाकर्ता।
जो मंगलवार सुनवाई हुई उसके दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से 3 मुद्दों पर ध्यान सीमित रखने की अपील करी। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर विस्तृत प्रक्रिया दी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अपने स्पष्टीकरण में कई और मुद्दे शामिल कर रहे हैं। इस पर जो याचिकाकर्ता है उसके वकील अभिषेक मनु जो सिंघवी, उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की टिप्पणी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सीजेआई जो संजीव खन्ना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वे इन 3 मुद्दों तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं, जल्द कोई राहत देने पर विचार करेंगे। तो अब वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनकी बात को कि जो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 पर ही सुनवाई नहीं होगी, सभी का ही कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। अब देखिए, वक़्फ़ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन फिर सुनवाई होती है। केंद्र ने कहा कि वक़्फ़ का इस्लाम में जिक्र, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वो बोलते हैं कि वक़्फ़ का इस्लाम में जिक्र तो मिलता है, लेकिन ये उसका एक एक जो कहते हैं ना कंपल्सरी जो होता है वो मैंडेटरी हिस्सा नहीं है उसका। वक़्फ़ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन की सुनवाई हुई थी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वह वक़्फ़ बाय यूज़र के आधार पर ही क्यों ना हो। सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। वक़्फ़ कानून के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाओं की तरफ से कपिल सिब्बल इसकी पैरवी कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि सुनवाई इन 3 मुद्दों पर हो जिन पर जवाब दाखिल किए गए हैं। नए वक़्फ़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई कर रहा है। इसमें AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। तो जो सिर्फ 5 मुख्य याचिकाएं, उन पर अभी तक फिलहाल सुनवाई चल रही, लेकिन हालांकि इस पर याचिका बहुत सारी आई थी। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखिए, सॉलिसिटर जनरल की दलील, वो बोलते हैं कि हमने बिना सोचे समझे बिल नहीं बनाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया है और वो भी बिना सोच विचार के वोटिंग कर दी गई हो। उन्होंने कहा कि पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से कुछ याचिकाकर्ता जो हैं पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं बोल सकते। आपके पास जो याचिकाएं आई हैं वे ऐसे लोगों ने दायर की हैं जो सीधे इसे कानून से प्रभावित नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सीधे इस कानून से प्रभावित नहीं है, ऐसी याचिकाएं दायर की गई है। उन्होंने कहा कि हमने ये जो एक्ट लेकर आए हैं बहुत ही सोच समझ के वोटिंग के साथ लेकर आए हैं। उन्होंने फिर कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि संसद को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं था। संयुक्त संसदीय समिति जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उनकी 96 बैठकें हुई थी इस एक्ट को लेकर और हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले थे, जिस पर बहुत सोच समझ करके ये काम किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने और क्या कहा, वक़्फ़ एक इस्लामी अवधारणा है पर इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक़्फ़ इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित ना हो जाए बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं वक़्फ़ इस्लाम में दान के अलावा कुछ नहीं है। दान को हर धर्म में मान्यता दी गई है, इसे किसी धर्म का अनिवार्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता। तो ये जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है सरकार की तरफ से ये बोलते हैं। अब देखिए, केंद्र ने 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग करी है। केंद्र सरकार ने तो कोर्ट द्वारा वक़्फ़ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान वक़्फ़ की सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए, चाहे वह वक़्फ़ लिखित दस्तावेज से हो या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर, यानी कि वक़्फ़ बाय यूज़र पर। संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो तब तक उस पर वक़्फ़ नहीं माना जाएगा और इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। वक़्फ़ बोर्ड और सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हुए अपवाद हो सकते हैं। तो ये 3 जो मुद्दे हैं इन पर रोक लगाने की मांग करी गई है। अब देखिए क्या है संशोधन, वक़्फ़ संशोधन। हाल में आप सभी को पता ही होगा वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट क्या है।
लेकिन फिर भी देख लेते हैं, एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। 1950 के दशक में वक़्फ़ संपत्तियों की देख रेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। 1954 में वक़्फ़ एक्ट के नाम से एक कानून बनाकर सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। इसके एक साल बाद फिर 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक़्फ़ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक़्फ़ बोर्ड है। ये वक़्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिम मामलों के लिए वक़्फ़ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल विधायक जो काउंसिल गठित हुई थी। 1954 के इस कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक़्फ़ संशोधन बिल लेकर आई है, जो कि अब कानून बन चुका है। वैसे अगर देखा जाए वक़्फ़ है क्या, तो वक़्फ़ एक इस्लामी इस्लाम में एक ऐसा दान दी जाने वाली एक प्रॉपर्टी होती है, और जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को दान करता है वो वाकिफ़ होता है। और इसका प्रॉपर्टी को दान करने का मोटिव ये होता है कि इसको सार्वजनिक कार्य के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए इसको यूज़ किया जाए। जैसे कोई मदरसा, कोई शिक्षा संस्थान, ऐसी कोई भी इस पर इमारत की उसारी कर सकते हैं। अब देखिए, वक़्फ़ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला है वक़्फ़ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया इस एक्ट को लेकर। आर्टिकल 9 से 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर इसमें शामिल करी गई हैं। 2 गैर मुस्लिम मेंबर ऐड किए गए। शिया, सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदाय से भी मेंबर बनाए गए। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक़्फ़ बोर्ड बनाया गया। केंद्र सरकार सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल में 3 संस्थाओं, जिसमें लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1, इसको रख सकेगी। जरूरी नहीं कि मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। दूसरा बदलाव क्या है, वक़्फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जो नियंत्रण है, क्या गया, सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक़्फ़ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज़ के सर्वे के लिए सर्व कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करानी होगी। कलेक्टर किसी वक़्फ़ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करके राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते हैं, उसे वक़्फ़ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार ने के फैसला ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक़्फ़ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति जो है वक़्फ़ नहीं मानी जाएगी। उसके लिए प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और कागजात होने चाहिए। मसलन मस्जिदें वक़्फ़नामे के बिना भी वक़्फ़ संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब मस्जिदें जो बनाई जाती थी वो वक़्फ़ जो भी संपत्ति है उसके बिना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वक़्फ़ की जो विवादित प्रॉपर्टी उसका निपटारा इसको भी ख़त्म करा गया। धारा 40 ख़त्म होगी। इसके तहत वक़्फ़ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषणा करने का अधिकार था। कोई भी वक़्फ़ किसी भी संपत्ति को अपनी जो प्रॉपर्टी बता सकता था, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले में को कोर्ट में अब चुनौती दी जा सकती है। अभी तक सिर्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को राजस्व या सिविल राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब सिर्फ ट्रिब्यूनल ही उसका जो अंतिम फैसला होता था वो करती थी, लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाया जा सकता है। नए कानून बनने के पहले या बाद में किसी नई सरकारी संपत्ति को वक़्फ़ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, अब वह वक़्फ़ प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब नया कानून बनने से पहले या बाद में कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है जिसको वक़्फ़ की प्रॉपर्टी माना गया, अब उसको मतलब उस जो भी बयान है उसको कैंसिल कर दिया गया कि अब वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा जी वक़्फ़ जो भी अमेंडमेंट एक्ट आया उस पर लेकर अभी तक याचिकाएं जो दायर की गई थी, उनमें 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। उसमें जो कपिल सिब्बल है उनके बयान पर जो भी उनके द्वारा बयान दिए गए उसके बारे में हमने देखा, और इस पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो अपने क्या तर्क रखते हैं इसमें हमने देखा, और जो BR गवई हैं उनके मामलों को भी देखा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।